अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का। माना कि सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो है वो कश्मीर का है, और उससे बड़ा कोई इशू सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के मामले में नहीं, बल्कि इस वक्त ओवरऑल अगर ग्लोबली तौर पर हम देखें तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि दो न्यूक्लियर स्टेट आमने सामने खड़ी हैं और एक बड़ा एरिया जिसमें तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद लोग रहते हैं, वो इस वक्त जो मुश्किल के अंदर हैं। और एक सबसे बड़ी जेल वो बन चुकी, बल्कि जेल के अंदर भी जो है इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाता है, वहाँ तो किसी किस्म का कोई इंसानी हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो सबसे बड़ी आवाज़ पाकिस्तान ने उठाई है, लेकिन इन आवाज़ों के दरमियान ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी देखते रहें, क्योंकि इस मामले के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इस 22 करोड़ की आबादी के मुल्क के अंदर लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें एक चीज़ जहाँ अपोजिशन जमातें जिस तरह से आवाज़ उठा रही थी वो किस हद तक कामयाब हो पा रही हैं हुकूमत के लिए, और दूसरी तरफ आवाम में जो एक बड़ा मसला जो उस वक्त सामने आ रहा है, आप कहीं भी निकल जाएं, कराची से लेके खैबर तक कहीं पर भी वो मसला जो है वो महंगाई का है, मईशत का है, लोग मुश्किल के अंदर हैं। इससे कोई इनकार नहीं है कि, और थोड़ी सी रिवायती बात भी लगती है लेकिन इनकार भी नहीं है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को हुकूमत मिली तो एक मुश्किल वक्त था, क्राइसिस था, कर्जे चढ़े हुए थे, और जो कर्जे थे उनको उतारने के लिए फिर जो कर्जे लेने थे और फिर IMF के पास जाना था। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक चीज़ जो हुई वो ये कि नैब और FIA उसकी जानिब से जो कुछ पिछले 2-3 सालों में चल रहा है, और न सिर्फ हुकूमती इदारे बल्कि प्राइवेट सेक्टर और सब पर एक जो तलवार लटकी हुई है, पैसे की रवानी और पैसे का जो एक सर्कुलेशन चलता था वो जो है वो रुक गया है। एक इकॉनमी हुकूमत की है, एक पैरेलल इकॉनमी मौजूद है। ये सब कहीं गलत हो रहा है, कहीं सही हो रहा है, लेकिन नीचे जो है गरीब आदमी तक उसका पैसा जो पहुंचता था, अब जो है लोग जो है वो चीख रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो हमने अगर कश्मीर का मौजू पर ख़ास तौर पर भरपूर तौर पे आवाज़ अगर उठानी है, जो हम उठा रहे हैं, लेकिन उसकी ज़रूरी है कि हम जिस स्टेज पे खड़े हुए हैं वो मजबूत हो, और वो मजबूत होगा उसके पिलर्स जो हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो इकॉनमी का है। तो हम बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में भी, जैसे कि हमने कहा है कि हर प्रोग्राम में चाहे मौजू कुछ भी हो कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, उसके साथ साथ जो हमारी मुल्क की सियासी सूरत हाल उस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे बढ़कर इकॉनमी है तो उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक इकराम साहब। सर, आपको वेलकम कहते हैं। बहुत खुशी है कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और अब बहुत सिलेक्टेड प्रोग्रामों में आप जाते हैं, हमारी ख़ास दावत पे आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। और आप जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई 2000 में तो उस वक्त आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने, आप चेयरमैन रहे एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के 2008 तक, फिर वो TDEP इदारा बना। तो एक तवील आपका जो है वो तजुर्बा है, और 7.8 बिलियन की एक्सपोर्ट को अब 19 बिलियन पे लेके गए। तो ये 8 साल 9 साल का जो आपका तजुर्बा है, इससे हम आज के प्रोग्राम में कुछ फैज़ हासिल करने की कोशिश करेंगे। आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं ग़ज़ाला सैफ़ी साहिबा, आपको जी वेलकम कहते हैं। MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहते हैं। और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं मुमताज़ तजियाकार, एंकर पर्सन अनवर काशिफ मुमताज़ साहब, आपको भी हम वेलकम कहते हैं अनवर काशिफ साहब। तो तारिक इकराम साहब, सबसे पहले फरमाएं कि ये सबसे पहले फोकस होना चाहिए था कि एक्सपोर्ट ही एक रास्ता है कि जिसको बढ़ाने से ही आप अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन हम इस 1 साल में देख रहे हैं कि इस चीज़ पर क्या आप समझते हैं कि नज़र नहीं है हुकूमत की, या जो एक्शंस होने चाहिए थे क्या वो नहीं हो सके? देखिए, जो इकोनॉमी है उसकी आपने कहा कि एक बड़ी फंडामेंटल इम्पोर्टेंस है। अब हमारे हालात के अंदर, इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे चैलेंजेस हैं, बहुत सख्त चैलेंजेस हैं, जिनमें से एक आपने जिक्र किया कि जी जो लोन थे, जो हमारे पास कर्जे थे उनको पे बैक करना था, और जो हमारी एक्सचेंज रेट था उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत थी। तो ये सब चैलेंजेस अपनी जगह पे हैं, मगर अगर हमने इकोनॉमी को दोबारा स्टार्ट अप करना है या इम्प्रूव करना है तो 2 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं आपकी, 2 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं जी। एक, मुल्क के पास रुपए कितने हैं, और दूसरा, मुल्क के पास डॉलर कितने हैं। क्योंकि रुपयों से आप अपने लोकल एक्सपेंसेस को पूरा करते हैं, जो डिफिसिट्स हैं उनको पूरा करते हैं, और जो डॉलर्स हैं
उन इंपोर्ट को मैनेज करते हैं और बाकी चीज़ों को बहुत अच्छी आसान अल्फाज में आपने बहुत बेहतर अंदाज में बात की जी। दो फंडामेंटल इश्यूज हैं। अब पहले हमारे इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर शुरू से उन्होंने ये कोशिश की थी कि जी रुपीस को इम्प्रूव किया जाए, उसकी कलेक्शन को इम्प्रूव किया जाए। और रिसेंटली आई मस्ट से शहबाज ज़ैदी साहब जो टैक्स को मेरा नहीं ख्याल कि उनसे बेहतर कोई समझता है जी। उस समझ को वो इम्प्लीमेंट कर सके ना कर सके वो एक अलग बात है, मगर वो समझ उनकी है तो उसका तो रुपयों की कलेक्शन के लिए तो एक रास्ता सही है। डॉलर्स के ऊपर इतना ज्यादा मुझे नजर नहीं आया फोकस, और उसके ऊपर फोकस लाजिम है क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे और अब तो सर आईएमएफ की रिक्वायरमेंट आ गई है। अब जो आईएमएफ ने मसद ऑफ कोर्स जो एक पैरामीटर एक तय करती है आपके वक्त, उसकी भी जो टीम्स अब इस वक्त आपको मालूम है कि आजकल यही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आप आईएमएफ से $2 बिलियन, फिर अगले साल $2 बिलियन, फिर किसी से $500 मिलियन, किसी से $200 बिलियन। अब आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो तो उससे कहीं ज्यादा है, तो उसके ऊपर शायद ध्यान उतना नहीं गया जो आपके सवाल का जवाब था जी। आगे जाके अगर आप पूछेंगे कि कैसे और क्या इस वक्त हमारी कोशिश है कि हम फैसलाबाद भी जाएं, वहाँ जाके प्रोग्राम करें, हम सियालकोट भी जाएं, वहाँ के ताजरों से के साथ भी हम बैठें, इंशाल्लाह हम करेंगे भी, हमारा प्लान है अभी। लेकिन कोई भी क्या कराची की आप बात कर लें, जो बड़े हमारे इंडस्ट्रियल जोन हैं वो इस वक्त बहुत मुश्किल के अंदर हैं, और इस वक्त जो है हर एक अपने साइज़ को छोटा कर रहा है। वो कि होना तो ये चाहिए था कि साइज़ बढ़ाना चाहिए था। अगर कहीं 2000 एम्प्लॉय हैं तो आज 5000 हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो 2000 से लोग 1000 पे आ रहे हैं। तो आप ये समझती हैं कि ये थोड़ा सा कश्मीर इशू एक की वजह से हुकूमत को कुछ सांसें लेने का मौका मिल गया है? वो लोग कि जो एहतजाज करने निकलने वाले थे इस बजट के आने के बाद, वो सब जो थोड़े से ज़रा रुक गए हैं कि भाई चलो ये ज़रा कश्मीर का इशू इस तरफ ज़रा फोकस कर लें, उस एहतजाज में अब लोग निकल रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ नहीं निकल रहे। देखिए मेरे ख्याल में तो ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड असेसमेंट है आपका। अभी जो इस जुलाई 2019 तक का, पिछले साल से अब तक पे एक्सपोर्ट इम्प्रूव हुई है। उसका नंबर बहुत हाई नहीं गया, मगर कंसिडरिंग प्रीवियस नंबर्स, अब जुलाई तक के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें एक्सपोर्ट इम्प्रूव हुई है। उसके लिए पॉलिसीज़ बन रही हैं, और आप देखिए कि एक बिल्कुल ही कोशिश ये की गई थी कि जब तक PMLN, अब ये बात की बगैर गुजारा नहीं है, चाहे इसको बुरा समझें या अच्छा, मगर गुज़िश्ता से पैवस्ता हैं बातें। और जब पिछली गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही आपने एक फिक्टिशियस प्राइसेस गैस की भी लगाई हुई थी, ताकि दिखाने के लिए कि जो हम बड़ी सक्सेसफुल गवर्नमेंट है, और सारा बोझ जो था वो आने वाली गवर्नमेंट पे छोड़ दिया था। उनको अंदाज़ा हो गया था कि शायद उनकी गवर्नमेंट नेक्स्ट टाइम नहीं आएगी, और जो फेस करेंगे उसको वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड उसमें होंगे। तो इकोनॉमिक कंडीशन तो आपको पता है बिल्कुल डाउन ट्रॉडन थी जिस वक्त हमारी हमें ठीक है, उसमें बहुत सारे मेजर्स लेने पड़े। अच्छा, और एक्सपोर्ट की कोई कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, जो ये कहा जाता है कि जी पहले पिछले 5 साल में एक्सपोर्ट का मुसलसल जितने भी बिजनेस कम्युनिटी थी वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, क्योंकि ये जो रन कर रहे थे इसको गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेटेड नहीं थी इस वक्त, दे वर मोर फ्रस्ट्रेटेड देन। ये बिल्कुल गलत है, इसको इस तरह से एक्सप्लॉइट करने वाली बात है, बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दोज कॉन्फ्रेंसेस जहाँ पे वो मुसलसल कोशिश ये की जा रही थी DDAP की तरफ से भी, बहुत ही ज़्यादा बिलो चला गया था बिजनेस का लेवल एक्सपोर्ट का, जिसकी वजह से कंसर्न्स थे पहले भी। अब चूंकि वो स्टैगनेंट हुआ प्रिवेलेंट कंडीशंस की वजह से, इसलिए उसका जो असर था वो ज़्यादा देर तक पड़ा। जब ज़्यादा देर तक पड़ा तो जब शोर मचा तो इस वक्त मचा। पॉलिसीज़ पहले बुरी थी, मगर अब पूरी कोशिश की जा रही है बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड्स को अंडरस्टैंड करके उनको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ ऐसे अंदाज में ओपन करने का, ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ें।
हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े और इंपोर्ट के ऊपर जो आइटम्स आ रहे हैं उनके ऊपर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। अनवर काशिफ मुमताज साहब हमारे साथ हैं आप? जी अनवर साहब हमारे साथ हैं आप? जी जी मैं आपके साथ हूँ। अच्छा ये फरमाएं कि आप क्या समझते हैं कि वो हमारे तमाम ताजिर कि जिनकी जो फैक्ट्रीज हैं, वो कारखाने, वो बड़े बड़े इदारे कि जहाँ पर एम्प्लॉयज़ बढ़ जाने चाहिए थे वहाँ कम क्यों हो रहे हैं? ये जनाब ये वहाँ से लोग क्यों निकाले जा रहे हैं? क्या वजह है आपकी नज़र में? लेकिन बेसिकली हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरह की सूरत हाल में इस वक्त घिरे हुए हैं। जो सूरत हाल है वो ये है कि आपने IMF के साथ एक कंडीशनल प्रोग्राम साइन कर लिया जी, और आप उसको ड्राइव करना चाह रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। अब आप एट एनी कॉस्ट, अब आप देखें 3 महीने से ट्रेडर्स के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ इतना लंबा जो नेगोशिएशन होता है बिजनेस को रोक देता है। और जब भी एक्टिविटी रुकेगी टैक्स कलेक्शन कम होगा। तो ये जो सूरत हाल है इसमें हुकूमत को ये चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके बिजनेसमैन के साथ इशू रिजॉल्व करें। ठीक है। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि IMF की जो कंडीशंस हैं उनके वो बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा स्टॉपल हो रहा है और इसकी वजह से ये इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक रही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब इस वक्त जो है पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी बिजनेस करने को तैयार नहीं है, उसने भी स्लो डाउन की हुई है बिजनेस जी। तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट करेंगे एक्सपोर्ट बढ़ेगी? इसलिए कि इंपोर्ट तो आपने रोक दी, आपने कहा कि जी इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए, ये लग्जरी आइटम्स आने चाहिए, ये आपने रोक दी। लेकिन एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ेगी? जब प्रोडक्शन होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। प्रोडक्शन कब होगी? जब आपकी इंडस्ट्रीज को आप सपोर्ट करेंगे, उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, उनको आप कोई प्लान लेके आएंगे उनके लिए। ये जो मुझे अभी लग रहा है, अभी जो है जो हुकूमत जो है वो सिर्फ ट्रबल शूट कर रही है। जो प्रॉब्लम आया उसको शूट किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी इनके पास प्लान मुझे नजर नहीं आ रहा है। इवन FBR भी जो है 4थी या 5वीं दफा और कल परसों में मिली है और वो फिर फेल हो गया है। अब ये जो सूरत हाल है इससे जो है ना अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। हर आदमी मार्केट में ये बात कर रहा है क्या होगा, कैसे होगा, बिजनेस करें नहीं करें, बिजनेस करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये जब सूरत हाल क्रिएट होती है तो ये मामला जो है वो अच्छे नहीं होते हैं। अच्छा इसी वीक में अनवर काशिफ साहब जो वजीर आजम के सामने बिजनेस कम्युनिटी ने ये जो बात रखी है कि आप एक्सपोर्ट के लिए जो भी प्लान है और हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो प्लान दें वो 5 साल पर जो है वो मुहित हो। मतलब आपको जो टैक्स लगाने, जो चीज करनी है वो अभी आप बता दें जनाब, ताकि हम उस फिर इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज हम ये नहीं चाहते आज हम इन्वेस्टमेंट करें, कल सूरत हाल कुछ और हो जाए। जी हाँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। अगर आप इंडस्ट्री लगवाने के लिए किसी को कहते हैं पैसा लगाने के लिए, तो मैं और आप जो है ना, हम भी जब भी कभी कोई पैसा घर के लिए भी कोई चीज खरीदते हैं तो उसको 10 बार सोचते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं। तो एक आदमी इंडस्ट्री लगा रहा है और इंडस्ट्री लगाने का सबसे बड़ा एडवांटेज टैक्स नहीं होता, सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे होते हैं। और एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो एक ऐसी बाय प्रोडक्ट है जिसमें आपको आपकी सोसाइटी को एक इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रही होती है। तो मेरे ख्याल में अगर ये 5 साल की जो उन्होंने मशवरा दिया है उस पर मेरे ख्याल में काम करना चाहिए और फिर ऐसा काम होना चाहिए जिसमें अपोजिशन को बैठा के करें, ताकि वो अगर हुकूमत अगले टर्म में नहीं हो तो वो चेंज ना हो वो प्लान। जी बिल्कुल, बहुत बेहतर बात है। और खासतौर पे इस प्लान के अंदर भी अनवर साहब थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा सा टाइम दें, फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ कि अपोजिशन जो है ना जो बात भी कर रही है कि मिसाके जो है जमहूरियत के साथ साथ जो है मिसाके इकोनॉमिक भी होना चाहिए, जनाब उस तरह भी बात होनी चाहिए, मिसाके मईशत भी होना चाहिए। देखिए तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अपोजिशन आपके साथ नहीं होगी तो मामला जो है वो बेहतर अंदाज में बनेंगे नहीं। ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों में। देखिए ये बिजनेसमैन जो होता है ना वो ना किसी अपोजिशन का हिस्सा होता है ना गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। ये जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं या बिजनेसमैन हैं वो हमेशा लुकअप करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए। वो कभी भी अपोजिशन के साथ नहीं होते, जो भी गवर्नमेंट होती है। और हमेशा उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो इंक्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट पार्टीज, मगर वो ओपनली नहीं, मगर वो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं इन मेकिंग अ पॉलिसी। ठीक है, होना तो ये चाहिए था कि एक जैसी ही हुकूमत ये आई थी एक जबरदस्त प्लान हमारे सामने होना चाहिए था, खासतौर पे एक्सपोर्ट के हवाले से। क्यों सर? और वो कैसे हो सकता था ये हम तारिक राम साहब आपसे ही जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का और सवाल है पाकिस्तान की ख़ास तौर पर मईशत का कि जो जिस पर बहुत ज़्यादा फोकस है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। वैसे तो पहले दिन से ही है, लेकिन अब इस लिहाज से फोकस है कि बिज़नेस कम्युनिटी मिल रही है, जो मार्केट में पैसा रोल करना चाहिए, जिस तरह से जो बेरोज़गारी बढ़ रही है वो ना बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़ जाए, डॉलर के जो मामला आते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद
जो है वो मामला गिरफ्त में आ नहीं रहे हैं। तारिक इकराम साहब, क्या किया जाए जनाब, ऐसा क्या किया जाए? क्या ऐसा कोई आपके पास फार्मूला है कि जो हुकूमत को आप दें, क्योंकि आपका एक बड़ा तजुर्बा है, 8 साल आप चेयरमैन रहे एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के, कि जिससे जो है ये हम इस क्राइसिस से निकल सकें? देखिए, फार्मूला तो हफीज शेख साहब बताएंगे, रज़ाक दाऊद साहब बताएंगे, इमरान खान साहब बताएंगे। वो तो फार्मूला मुसलसल बता रहे हैं, लेकिन मगर असर हो नहीं पा रहा है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर का 30 साल का और 8 साल गवर्नमेंट में रहा, और मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि गवर्नमेंट में जब मैं था तो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के चीफ होने के तहत मुझे हर सेक्टर के साथ मिलने का और समझने का मौका मिला। ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी वो एक्सपोर्ट के बेसिस पे आइडिया है। जो अभी जो हालात हैं, इनमें आप क्या समझते हैं, वो कौन सा सेक्टर है जिसमें हम अगर इन्वेस्ट करते हैं या उन्हें हम रिलीफ देते हैं बहुत सारी चीज़ों में, गैस में, बिजली में, लैंड में, तो हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं? यानी इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा जी। इसका ये है कि जैसे पहले मैंने कहा कि एक तो रुपए का मामला है इस मुल्क का, और एक डॉलर का मामला है। ठीक है। रुपए के ऊपर तो इमरान खान साहब ने कह दिया है कि जी मैं और शब्बर जैदी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको रेवेन्यू डिलीवर करेंगे। ठीक है। तो आ गया फोकस नेशनल लेवल पे। ठीक है। एक्सपोर्ट के ऊपर नेशनल लेवल का फोकस लाजिम है, पहली बात। उसकी वजह क्या है? एक्सपोर्ट ऐसी चीज है जो कि जिसका ताल्लुक हर मिनिस्ट्री से है, फॉरेन अफेयर से है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से है, फेडरल गवर्नमेंट के डिफरेंट है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से है, समीडा से है, और इन चीजों के जो ऊपर आदमी होता है उसका कमिटमेंट नेशनल लेवल के ऊपर लाजिम है, उसके बगैर होता नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम हर कुछ करना चाहते हैं एक ही वक्त में तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड में हमारा एक 5 साल का, जिस तरह आपने कहा 8 साल का एक रोड मैप होना चाहिए, जिस रोड मैप के तहत हमें यह पता लगे कि हमने जाना कहाँ है। सही है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने लाहौर जाना है या पेशावर जाना है तो आप जाएंगे कैसे? ठीक है। पहली बात। अब वो जो हदफ है उसको निकालने के लिए अभी मेरी रिसेंटली रज़ाक दाऊद साहब से बात हुई और उन्होंने कहा कि भाई इसमें मैं थोड़ा सा हेल्प करूं जी। तो मैंने उस सिलसिले में एक एनालिसिस की। अब ये जरा सुनने की बात जी जी। रेहान, HS कोड एक चीज होती है, एक नंबर होता है जो दुनिया की हर चीज को दिया जाता है। ठीक। इसका HS कोड है, इस फोन का HS कोड है, इस कागज का HS कोड है, हर का। दुनिया में जो इंपोर्ट होते हैं HS कोड्स यानी कि आइटम्स, वो तकरीबन 5100 के करीब है। ठीक। मैंने 5100 HS कोड्स को एग्जामिन किया। उसमें से सिर्फ वो HS कोड्स निकाले जो पाकिस्तान ऑलरेडी एक्सपोर्ट करता है। अक्सर आपको ये पता है ना कि लोग कहते हैं हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारे बिजली का मसला है, हमारे गैस का मसला है। ये सब फजूल बातें हैं, फजूल नहीं है, जेन्युइन है, मगर ये क्लाउड कर देती हैं असल इशू को। असल इशू क्या है कि हमें ये नहीं पता कि किन चीजों पे और किस ज्योग्राफी में हमने फोकस करना है। ठीक है। तो जब वो मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो कुछ हम इस वक्त $50,000 से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, याद रखें $50,000 से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन चीजों की अगर मैं वर्ल्ड डिमांड निकालता हूं तो वो $10.5 ट्रिलियन है। ठीक है। अगर $10.5 ट्रिलियन का आप 1% ले लें तो $150 बिलियन बनता है। ठीक है। और यहां हम IMF से 2 बिलियन मांग रहे हैं, फिर अगले साल 2 बिलियन मांग रहे हैं। आप मुझे सेक्टर तो बताएं, आप क्या समझते हैं वो कौन सा सेक्टर है वो जो जहां पे, क्योंकि हम तो टेक्सटाइल से आगे दूसरी बात कर ही नहीं पाते हैं। जी जी जी। वो इसलिए है कि किसी को ये आइडिया ही नहीं है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का प्रोफाइल है क्या। जब मैंने उसको देखा कि अगर ये 100 बिलियन का हमारा पोटेंशियल, और मैं ये संजीदगी से आपको कह रहा हूं कि इस मुल्क का पोटेंशियल $100 बिलियन, $70 बिलियन लगा लें आप। हमारी तो टोटल रिक्वायरमेंट 12 बिलियन की है, 14 बिलियन की है, 15 बिलियन की है, तो ये 70 बिलियन। अब सवाल ये कि इसमें है क्या। ठीक है। आम तौर पे जब भी आप किसी एंकर को सुनेंगे, टीवी को सुनेंगे, गवर्नमेंट के लोगों को सुनेंगे, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को सुनेंगे, तो क्या कहेंगे? टेक्सटाइल, लेदर, सर्जिकल, स्पोर्ट्स, कारपेट, राइस। ठीक।
मार्बल एंड ग्रेनाइट की बात कर ली किसी ने, फार्मास्यूटिकल की कोई थोड़ी सी बात कर ली, बिकॉज दे डोंट नो। आपको पता है कि सबसे बड़ा जो हमारा इंपोर्ट का पोटेंशियल है बेस्ड ऑन वर्ल्ड डिमांड, वो इंजीनियरिंग गुड्स है। बिल्कुल ठीक है। जहां 540 मिलियन डॉलर की थी ऑलरेडी एक्सपोर्ट है हमारी। सेकेंड लेवल के ऊपर आपके मिनरल्स आते हैं, थर्ड लेवल पे केमिकल्स आते हैं, ठीक है। चौथे लेवल पे फार्मास्यूटिकल्स आते हैं, एंड वगैरह वगैरह। टेक्सटाइल तो हमारा 7वें लेवल पे आता है, ठीक है। क्योंकि टेक्सटाइल की वर्ल्ड डिमांड सिर्फ 700 बिलियन है। ठीक। और ये वो आइटम्स हैं जिनके अंदर के बहुत ज्यादा डिमांड है। अब अगर ये चीजें ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं $50,000 से ज्यादा, तो अगर हम इनके ऊपर फोकस करें, सन 2000 में हमने जब एक्सपोर्ट को 7.8 बिलियन से 19 बिलियन पे लेके गए, क्यों लेके गए? कि हमने फोकस किया 12 सेक्टर्स के ऊपर। तो अगर हम उन पे फोकस करें तो फिर वो ग्रोथ उनकी बेशुमार हो सकती है। मगर ये तब नहीं होगा, और सिर्फ तब होगा जब इमरान खान साहब, और आपके थ्रू मैं उनको मैसेज देना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट्स को ओन करें, क्योंकि इस मुल्क के अंदर दो ही सिर्फ चीजें हैं, रुपए और डॉलर। डॉलर होगा, आपका एक्सचेंज रेट ठीक हो जाएगा, इन्फ्लेशन बेहतर हो जाएगी, बहुत सारी चीजें उसकी ठीक हो जाएंगी। ओन करें और लीड करें। अच्छा, अभी तो सोच ये है, अंदर का हमारे साथ हैं जी, अभी तो सोच ये है कि इस मुल्क में बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा बना लिया है, इवन एक्सपोर्टर्स ने भी बहुत पैसा बना लिया है, और जो शायद बड़ी माजरत के साथ आपकी पार्टी में नहीं है, वो शायद सभी बेईमान और चोर हैं शायद कहीं, या करप्ट हैं कहीं, ऐसा तो नहीं है। ये भी मैं आपसे पूछूंगा अभी ज़रा। और अब उनसे जो है ना टैक्स जमा किया जाए उनसे जो है वो टैक्स लिया जाए जो अभी तक नहीं लिया गया है। तो एक्सपोर्टर्स जो हैं उन पर भी ये सारे जो आपने शुरू के 4 आइटम्स बताए, 17% टैक्स लगा दिया जाए 0 से। तो एक्सपोर्ट के ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है, एक्सपोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट्स पे नहीं है, मकसद उनकी जो वो चीजें कि जो वो पाकिस्तान के अंदर सेल करेंगे उन फैक्ट्रीज के ऊपर। हाँ, जो पाकिस्तान में सेल करेंगे उसके ऊपर टैक्स है और वो देना चाहिए। तो वो जो आइटम्स क्रिएट कर रहे हैं तो उन पर जो ज्यादा टैक्स लगा दिया जाए, जिसकी वजह से वो अपने कारोबार में जो वुसअत है वो नहीं दे पाए, तो उसके लिए फ्रेंडली होना पड़ेगा उसमें। तो आपकी क्या राय है सर कि ये सब कुछ अहदाफ हासिल करने के लिए ये एक्सपोर्टर्स के साथ फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि रिजवान, हमारे लिए जरूरी ये है कि ये देखना होगा कि जो बिजनेस हमारी कम्युनिटी है वो पिछले 4 जनरेशन से अनडॉक्यूमेंटेड है, और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारा ज्यादा स्ट्रांग है और ऑर्गेनाइज सेक्टर कम है। अब इसको ग्रेजुअली लेके आएगा, एक स्टॉक से नहीं आएगा। ये 17% टैक्स लगा के आप जो है ये समझेंगे कि जो है ना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं, चोरियां ज्यादा होंगी। आपको रेट ऑफ टैक्स कम करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात कही है तारिक इकराम साहब ने कि रेवेन्यू और डॉलर का इशू है, डॉलर एक्सपोर्ट से एड्रेस होगा, रेवेन्यू आपके टैक्स कलेक्शन, लेकिन उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा। ये 1 साल में 6 महीने में चाहे कोई भी आ जाए, चेयरमैन एफपीआर या कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर आ जाए, ये नहीं हो सकता। ये बात पहले ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऐसा कोई किसी के पास जादू चिराग नहीं कि वो ये हो सके। तो ये चीज जरूरी है, रेट ऑफ टैक्स कम होगा और उसके बाद जो ये सूरत हाल है ये बेहतर होगी ग्रेजुअली। ठीक है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, मैं गजाला साहब आपकी तरफ आता हूँ। जो मैंने अभी एक माजरत के साथ एक जुमला कह दिया कि कुछ ऐसा महसूस होता है कि ज़रूरी नहीं कि नून लीग या पीपल्स पार्टी से वाबस्ता लोग, एक तो ये भी बस कह देना कि जनाब ये सारे ही लोग करप्ट हैं, या पीटीआई में जो नहीं है वो सभी करप्ट हैं, सब बेईमान हैं, सब ने जो मतलब कुछ ऐसा तासुर आ रहा है, नहीं, सोच सामने आ रही है। इसको क्लियर करना आपका काम है। जी, हम तो आपको बुलाया ना, आप क्लियर करें ना। देखिए जहाँ तक ये हमारा जो हमें जो मैंडेट मिला है और जो इलेक्शन का हमारा कैंपेन था, उसका मेन जो वो था, उसमें ये वादा किया गया था कि जो भी पिछले दौर में करप्शन हुई है, जो आवाम का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू या बाहर इन्वेस्ट किया गया है, जो यहाँ पे खर्च होना था, आप इदारों की हालतें देखिए जाके, एक इदारा हर दफ़ा एक प्रोग्राम में चूज़ कर लीजिए और जाके डीप डाउन देखिए कि पिछले 10 साल में कितने इनके ऊपर पैसे इनके ऊपर आए और क्या उनकी आज हालत है, कहाँ गए वो पैसे, क्यों नहीं इन्वेस्ट हुए उन इदारों के ऊपर। तो अगर किसी, और टैक्स के एम्बिट में आना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर टैक्स के एम्बिट में कोई नहीं आएगा, और टैक्स वो दौर समझना पड़ेगा कि निकल गया जिसमें टैक्स चोरी होगी, मगर
इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई इतना बड़ा उनके ऊपर कोई टैक्स लगा दिए जाएंगे जिसकी कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी है या जिसका सेल कम है, उसके ऊपर बहुत बड़ा टैक्स तो नहीं लगाया जा सकता ना, उनको एक डिफरेंट ग्रुप्स में डाला जाएगा। तो ये मगर ये भी है कि बहुत सारे स्मॉल शॉपकीपर्स लगते हैं और उनके पास उन्होंने ट्रेडिंग करके या इस तरह से करके वो टैक्स के उसमें नहीं आए दायरे में। टैक्स के दायरे में आना जो है उसमें नुकसान नहीं है, बल्कि इवेंचुअली कौम का फ़ायदा है। फायदा है। इसमें फ़ायदा है, आपकी सड़कें बनेंगी, आपके स्कूल्स बेहतर होंगे, आपके बच्चों की ज़िंदगी बेहतर आएगी, आपके बिजनेसमैन की अपनी बैलेंस शीट बेहतर इम्प्रूव हो जाएगी। मगर जो आपने कहा ना कि टैक्स इनके ऊपर हमने लगाया नहीं ज़्यादा, अगर आप टैक्स आपने वाकई कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा मसला नहीं है, मगर एक्चुअल पता क्या है, जो आदमी आधा टैक्स दे रहा था अब उससे पूरा टैक्स लेंगे जितना उसको वाजिब था, लेकिन उसके लिए तो डबल हो गया। अच्छा सर, इसमें मैंने सोशल मीडिया पे इससे गुजरना पड़ेगा। इस मुल्क के बिजनेसमैन को मैं बिजनेसमैन को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उनके साथ फट्टों पे बैठ के काम किया है, उनकी फैक्ट्रियों में काम किया है। टैक्स की इवेजन बेपनाह है सर। सही है, टैक्स से इनकार नहीं है, लेकिन इसमें एक करप्शन की बात नहीं है। करप्ट वो जब कहलाएगा कि जब वो इवेजन करते करते उस हाल पे पहुंच जाए कि आप तो 5 घर बना लिए 2-2 हज़ार गज के, और आपका सड़क पे चलने वाला जो है वो गरीब से गरीब तर होने होता है। बिल्कुल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो वो उस मुल्क को दें ताकि वो कंट्रीब्यूशन जो है वो इसी वजह से क्रिएट होती है। लेकिन इसमें माशरे के अंदर देखें, अगर कम पानी बरसे तो सड़क पे कम पानी होगा ना, ज्यादा पानी बरसेगा तो ज्यादा पानी होगा। इसी तरह से कारोबार होगा, कारोबार होगा तो कम कारोबार होगा तो कम टैक्स मिलेगा, ज्यादा कारोबार होगा तो हुकूमत को ज्यादा टैक्स मिलेगा। तो भाई कारोबार तो करने दे लोगों को। नहीं, कारोबार में कोई बंदिश नहीं है, बहुत बिजनेस पे वर्क कर रहे हैं। जी अनवर साहब। जी मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है टैक्स। जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी उतना टैक्स आप पर किटी में आएगा। जी बिल्कुल 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 सही, यही बात मैंने कही कि जितना कारोबार होगा उतना ही जो है टैक्स भी बढ़ेगा। तो कारोबार भी रुकना चाहिए, बेईमानी ना करे। अगर टैक्स इवेजन था और उसकी आप सख्ती करेंगे, देखिए दुनिया में कोई ब्रेक के बाद टाइम एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान की मईशत का, और हमारा हर बड़ा फैसला हमारा, चाहे हम फॉरेन अफेयर्स की बात करें या किसी भी शोबे की बात करें, उसके लिए हमारे फाउंडेशंस का मजबूत होना ज़रूरी है। और फिर सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, वो तमाम तर चीज़ें जो फैसले हुकूमत लेती है उसका ताल्लुक हमारी जो इंडस्ट्री है, बिजनेस इंडस्ट्री है, उससे होता है, और फिर एक गरीब आदमी तक उसका समर जो है वो पहुंचता है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुश्किल हालात हैं। ये मुश्किल हालात पाकिस्तान में मुख्तलिफ मौक़ों पे रहे हैं, लेकिन आवाम पर इतना असर कभी नहीं पड़ा जितना इस दफ़ा जो है हम महसूस कर रहे हैं। तो ये क्या वजूहात हैं, और इसमें गवर्नमेंट इसको बिल्कुल भी नेगेटिव ना ले अगर ये बात की जा रही है। ये पाकिस्तान हम सबका है, और अगर कहीं कोई तनकीद हो रही है तो उसका मकसद यही है कि हम आकर इस क्राइसिस से निकले और मुल्क जो है वो तरक्की करे, आगे बढ़े। अंदर काशिफ मुमताज साहब, ये फरमाइए, जो अभी हम ब्रेक से पहले मैंने बात की थी कि जनाब ये कारोबार बढ़ेगा तो ही टैक्स बढ़ेगा, लेकिन हुकूमत को सिर्फ टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की फिक्र है, कारोबार बढ़ाने की फिक्र नहीं है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। देखिए जब ये हुकूमत आई ना, तो ये हुकूमत आई तो इनके जहन में ये बात थी कि सारी टैक्स चोरी हो रही है और सारा जो कारोबार है वो इलीगल हो रहा है। तो इन्होंने ये कोशिश, ये समझते हुए इन्होंने कोशिश की कि जी यही तरीका है। पहले जो है 3 दफा तो कहते थे कि एफबीआई में रिफॉर्म आना चाहिए, एफबीआई में रिफॉर्म आना चाहिए, नए एफबीआई। फिर बाद में रियलाइज किया कि लोग टैक्स देना नहीं चाहते। अब ये चीजें ऐसी हैं जो मैसेज डाउन द रोड बड़ा नेगेटिव जाता है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा पहले आपको करना क्या है। अब इंपॉर्टेंट चीजें, इस पर कोई तो राय नहीं है। टैक्स कलेक्शन होना चाहिए, लोगों को डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बिजनेस को डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि आप जो 72 साल का बिगाड़ है उसको अगर आप एक दिन में सही करने जाएंगे, एक साल में सही करने जाएंगे, तो कभी भी फ्रूटफुल या आपके जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं आएंगे। आपको ग्रेजुअली जाना चाहिए। और दुनिया में
दुनिया में जहाँ भी ज्यादा टैक्स होता है वो टेम्पटेशन होती है टैक्स इवेजन की। आपको कम टैक्स रखना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड सब पे रखना चाहिए। तो ये एक पॉलिसी मेरे ख्याल में आनी चाहिए। अब हुकूमत कितनी लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो लोग हैं एल्म ऑफ अफेयर में वो सारे समझदार हैं, सब एक्सपीरियंस हैं, तो अगर वो एक्सपीरियंस है तो उनको इकोनॉमी की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, और अगर सब कोई फॉलो होता है तो उसकी जिम्मेदारी। पाकिस्तान के लिए जरूरी ये है कि हमें ऐसी पॉलिसी मिलनी चाहिए जिससे बिजनेस सस्टेन करे, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चले और टैक्स भी रेवेन्यू भी कलेक्ट हो। अब अगर हम मैं बात करता हूँ जो टैक्स जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ भी 15 से 20% आपको अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी मिलती है। तो पाकिस्तान में भी इतनी इकोनॉमी रहनी चाहिए, लेकिन 80% अगर पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है तो पहले 20% पे जाएं, फिर 40 पे जाएं, फिर 60 पे जाएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तारिक राम साहब ये फरमाएं कि एक तो टैक्स में हमें छूट देनी पड़ेगी ताकि एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले हमें ये नहीं सोचना होगा कि जनाब ये जितना रेवेन्यू है सब हमें एक साल के अंदर ही जो इकट्ठा कर लेना है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि और कौन से ऐसे एवेन्यूज़ है कि जहाँ पर हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी हम सपोर्ट करें, ख़ासतौर पर लैंड के हवाले से जहाँ लोग नई बिजनेस करना चाह रहे हैं, गैस का जो इशू मौजूद है, बिजली का इशू मौजूद है, पानी का इशू मौजूद है। जी फरमाइए। देखिए अनवर साहब ने एक बहुत मुनासिब बात की है कि आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो एक साल में नहीं हो सकती, 2 साल में नहीं हो सकती। मगर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ये करूँगा कि इस वक्त जो गवर्नमेंट का तरीक़ेकार है उसमें रेवेन्यू कलेक्शन तो अपनी जगह है, मगर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी जो है उसके ऊपर भी जोर है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता जब तक नहीं होगी तब तक हमारी रेवेन्यू कलेक्शन सस्टेनेबल नहीं होगी। सो वो तो दे आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। जहां तक ये तो रुपयों की बात हो गई, दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉलर की बात है। डॉलर की बात होनी चाहिए। डॉलर्स के लिए मैं रिपीट करता हूं कि जो मैंने संजीदगी से एक्सरसाइज की है उसमें हमारा पोटेंशियल तकरीबन 100 नहीं तो 75 बिलियन डॉलर तो कहीं नहीं गया, मगर उसके लिए 1-2 चीज़ें चाहिए। एक तो ये है कि इमरान खान साहब उसको ओन करें और उसको ड्राइव करें। ड्राइव करने का मतलब क्या है, मैंने ये भी सोचा जो हमने काफ़ी हद तक मुशर्रफ के ज़माने में भी किया था, महीने में एक दिन डेडिकेट कर दें एक्सपोर्ट को, कुछ और नहीं होगा। वैसे तो उन्होंने हर हफ्ते में एक फेडरल कैबिनेट मीटिंग रखी हुई है, एवरी ट्यूसडे एक्सपोर्ट का महीने में एक दिन। ठीक है, उस एक दिन पाकिस्तान के 100 मेजर एक्सपोर्टर्स जो 80% एक्सपोर्ट काउंट करते हैं उनको बनाएं 25-25 के ग्रुप में, और उनसे कहें भाई मुझे 5-10% की बात नहीं करो, मेरा वक्त मत जाया करो, मुझे 500% एक्सपोर्ट बढ़ानी है 5 साल में। ठीक है, क्या चाहिए तुमको? जो वो प्रॉब्लम किस हद तक आगाज हुआ है वो की है वज़ीर आज़म एक्सपोर्टर्स के साथ, अभी वो उस तरीके से नहीं हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो एक जनरल बात होती है। तो जनरल क्या होता है, और जी मुल्क के अंदर गैस नहीं है, जी पानी नहीं है, उनसे कह दिया आप मुझे मुल्क की बात ना करें, मुझे अपनी बिजनेस की बताएं कि आपकी बिजनेस में 500% बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए। अच्छा, अगर उनको बुलाकर सोचिए कि जनाब अब ये आ गए मुल्क के तमाम 100% जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, अब इनसे हम हुकूमत जो है हुकूमत भी चल रही, हुकूमत को कर्जे लेने पड़ रहे हैं, IMF के जाना पड़ रहा है, तो सोच तो हमें ये महसूस होती है कि इनसे अब हमने कितना माल लेना है। टैक्स की सूरत में ऐसी बात की सूरत में देखिए हमारे जो रेवेन्यू हमारे बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर उनकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी सेल्स टैक्स जो भी है वो सारा वापस होता है। ठीक है, इस वास्ते एक्सपोर्ट के अंदर तो वो मसला नहीं है। हाँ, जो माल वो लोकली बेचते हैं उसका टैक्स उनको देना भी चाहिए और मुनासिब भी है। तो वो जब 100 बंदों को इंडिविजुअल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, डॉलर्स कंपनी है जो रेफ्रिजरेटर वगैरह बनाती है, जब मुझे पता लगा एक्सपोर्ट तो मैं उनके पास चला गया वैसे ही। ठीक है, मैंने कहा आपकी कितनी एक्सपोर्ट है? उन्होंने कहा जी 1 मिलियन। ठीक है, मैंने कहा 20 मिलियन करने के लिए आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा जी हमने कभी सोचा नहीं। मैंने कहा एक दिन आपको देता हूँ, सोचे, टॉप ऑफ द लाइन। अगले दिन मैं जब गया तो आप पता उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा जी हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, रुपए, जमीन, टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, मार्केटिंग सब है हमारे पास, सिर्फ एक काम कर दे कि जितनी भी हम इंपोर्ट ड्यूटी और सेल्स टैक्स देते हैं वो हमें वापस दे दें। तो मेरी 18% कॉस्ट कम हो जाएगी। क्या फरमाएंगे आप? देखिए
गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ ठीक है, सिर्फ ये जो गलत फहमी है कि जी जेबें टटोल रहे हैं बिजनेसमैन की, ये बड़ी गलत और ये मैं बता दूं, मैंने कही है, ये मेरी जाती राय भी नहीं है। जो नहीं आपने तो जनरली जो आप राय आती है, जो बिल्कुल नलिफाई करें आप, उस बुनियाद पे मैंने कही इसको मैं बिल्कुल नलिफाई करती जी। हूँ, इसको बिल्कुल रिजेक्ट करती हूँ और ऑनेस्टी और पर्पस के साथ Documentation लाजिम है। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन भी लाजिम है जिस पे काम हो रहा है, और दूसरी बात ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। बिजनेसमैन को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। जब से शुरू हुई है हमारी ठीक है। गवर्नमेंट, फ्रॉम डे वन बिजनेसमैन को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, उनका ईज ऑफ बिजनेस डूइंग बिजनेस के लिए। आपको पता है एक बजट के बाद दोबारा उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उनको एक स्पेशल पैकेज भी दिया गया लास्ट ईयर, तो जिसकी वजह से जो मैं कह रही थी शुरू में कि एक्सपोर्ट बढ़ी है, एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। तारिक इकराम साहब इज़ एन एक्सपर्ट, और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग इजी लेते हैं और ठीक है। जिनको और उनको हमने इम्प्रूव करना है। देखिए और दूसरी टैक्स जो है, टैक्स देना पड़ेगा सबको, जो भी उनका मार्जिन है, जितनी भी उनकी प्रोडक्शन है, जितनी भी उनकी सेल है, उसके ऊपर टैक्स अगर नहीं देंगे तो वो भी सफ़र करेंगे और आम लोग भी सफर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। गजाला सैफी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अनवर काशिम मुमताज साहब आपका शुक्रिया, और तारिक इकराम साहब आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो मशवरे दिए हमें उम्मीद है कि हुकूमत जो है उस पर अमल करेगी। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।